चलो, हमने सैलरी में अब तक 4 क्वेश्चन देख लिए बेसिक्स। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे चलेंगे, कुछ और भी डिटेल्स इसमें समझना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस के बारे में। अच्छा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा दिया, ठीक है। अब वो कितना भी दे, पर मंथ 200-300 दे, पर मंथ 500 दे, वो उसकी मर्जी। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देगा तो वो सैलरी बन जाएगा। लेकिन एक तरफ से पैसा आया एम्प्लॉय के पास और दूसरी तरफ उसने स्कूल में पैसा भर दिया, तो वो बोलेगा यार एक तरफ से पैसा है दूसरी तरफ चले गया, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, ऊपर से मुझे टैक्स लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, चलो जो भी मिले हम आपको थोड़ी अमाउंट माफ़ करते हैं। अगर आपको एक ही बच्चे का 500 रुपया दे रहा है बॉस, तो 12 महीने का कितना हो गया, 6000। तो गवर्नमेंट बोलती चलो एक बच्चे का 100 रुपये पर मंथ हम आपको माफ़ कर देते हैं, मतलब कितना हुआ, 1200। तो आपको टैक्स भरना है सिर्फ किसके ऊपर, 4800। अब इससे ज़्यादा रिलीफ नहीं देंगे। मान लो 2 बच्चों का फीस आपका बॉस पे कर रहा है आपको 500 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का हो गया आपका 12,000। माफ़ कितना होगा, 2 बच्चों का 100 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का हो गया 2400। आपको 9600 के ऊपर तो टैक्स भरना ही होगा। चलो और एक लास्ट ले लेते हैं। 3 बच्चों का फीस का जो एजुकेशन अलाउंस है बॉस दे रहा है 500 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हुआ, 18,000। अब गवर्नमेंट बोलती है हम आपको माफ़ कर रहे हैं पर मंथ, बट मैक्सिमम 2 बच्चों का ही माफ़ होगा, भले आपको 3 या 4 बच्चों का एजुकेशन अलाउंस मिले। तो फिर ये आ जाएगा 2 चिल्ड्रन 100 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का हो गया 2400, तो ये आ गया 15,600 टैक्सेबल। डन। यही कॉन्सेप्ट होगा हॉस्टल अलाउंस में भी, बस अमाउंट बदल जाएगी। एजुकेशन अलाउंस आपको कितना माफ़ है, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस कितना है, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड माफ़ हो जाएगा। डन। चलो, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ध्यान रखना कि ये जो आपको डिडक्शन मिल रहा है अलाउंस का, ये एग्जेम्पशन मिल रहा है, ये कौन से सेक्शन में मिल रहा है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 4। यूजुअली सेक्शन के बारे में आपको नहीं पूछते, फिर भी 2-4 सेक्शन याद रख लेना, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कंप्यूट द नेट सैलरी ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 यूजिंग द इंफॉर्मेशन। अब बोला बेसिक सैलरी आपको मिल रहा है 13,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 3,000 पर मंथ, सैलरी टेकन इन एडवांस, एडवांस में लिया है मतलब आने वाले साल का आप ये साल पैसा ले रहे हो, तो जिस साल आपको पैसा मिला उसी साल टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये एडवांस सैलरी भी इस साल टैक्सेबल हो जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 30,000, लेकिन उसमें माफ़ कितना बोल रहे हैं, 25,000। तो ये माफ़ जो हो रहा है हाउस रेंट अलाउंस में, ये माइनस करने के बाद टैक्सेबल कितना वो। ऐसा मान लो आपको घर में रहने के लिए बॉस दे रहा है 30,000, आपने रेंट पे किया 25,000, तो जो नहीं पे किया, जो बच गया आपके पास, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना होगा। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है फॉर सन 150 पर मंथ एंड हॉस्टल अलाउंस ₹500 पर मंथ। अब यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, सन, मतलब एक बच्चे का ही दे रहे हैं ना, एक बच्चे का ही मिल रहा है, तो चलो ठीक है आगे। फिर आपको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मंथ 1000, उसके बाद में मिल रहा है लीव ट्रैवल अलाउंसेस रिसीव 5000, जबकि आपका एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹4200। अब जरा ध्यान देना, मतलब हर साल में एक बार आपका बॉस आपको पैसे देता है, बोलता है लो छुट्टी करो और घूम के आओ। यूजुअली ये क्यों करते हैं, जॉब रोटेशन के लिए, मतलब आप कुछ पंगा तो नहीं कर रहे हैं,
तो आपका चेकिंग भी एक तरह से हो जाता है, क्योंकि आप 1 महीने की छुट्टी पे जाओगे तो आपकी जगह पे कोई और काम करेगा, तो कुछ फ्रॉड एरर कुछ हो रहा होगा तो वो डिटेक्ट भी हो सकता है। इंटेंशन तो यही होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, तुम सब मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हो, मैंने तुम सबको दिया 20-20 30 हज़ार रुपया, जाओ घूम के आओ। ये जितने लोग थे ये फॉरेन घूमने चले गए, और ये जितने बेचारे थे ये इंडिया में घूमने चले गए। तुम इंडिया में घूमने जा रहे हो तो माफ, एग्जम्पशन है, मिल जाएगा। तुम फॉरेन घूमने गए ना, हमारे देश का पैसा बाहर दे के आओगे, पूरे पैसे पे टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं वो कहाँ घूमने गए, तो हम ये समझेंगे कि ये इंडिया में ही घूम रहा है। तो अगर जो डिडक्शन हो रहा है, जो खर्चा है वो माइनस करो, बाकी के ऊपर टैक्स भरो। डन। चलो अभी से हम सॉल्व करेंगे। ये है एसएससी का नाम क्या है, मिस्टर रमेश। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एसएससी मिस्टर रमेश। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जो मिला है वो सब हम लोग इसमें ऐड करते रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिला है, बेसिक सैलरी 13,000 पर मंथ बोला है, तो चलो 12 मंथ से कैलकुलेट करो। बेसिक, हाँ बेसिक सैलरी 13,000 पर मंथ है, तो 12 महीने का हो गया कितना, अच्छा 1,56,000। फिर देखते हैं बॉस ने क्या दिया। नेक्स्ट दिया है डियरनेस अलाउंस 3,000 पर मंथ, तो चलो ठीक है, अलाउंस 3,000 पर मंथ है, तो 12 महीने का हो गया 36,000। डन। उसके बाद बॉस ने क्या दिया है, सैलरी एडवांस में दे दिया है 14,000, तो ठीक है एडवांस सैलरी। अब यहाँ पे पर मंथ नहीं बोला है, आपको टोटल 14,000 दे दिया है। डन। फिर क्या मिला बॉस के पास से, हाउस रेंट अलाउंस, वैसे तो मिला 30,000, माफ है 25, तो ठीक है हाउस रेंट अलाउंस आपको मिला है 30,000, और इसमें एग्जम्प्ट हो जाएगा 25,000। तो 25,000 माइनस करने के बाद कितना बचा, तो 5,000 ही टैक्सेबल होगा। डन। चलो फर्दर। फिर आपको मिल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सन मतलब एक ही बच्चे का मिल रहा है 150 पर मंथ, माफ कितना है 100 रुपये माफ। तो आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका चिल्ड्रन आपको मिल रहा है 150 पर मंथ, एक ही बच्चे का मिल रहा है, तो 12 महीने का कितना हुआ 1,800। अब इसमें माफ हो जाएगा लेस एग्जाम कितना है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, तो 1200 माफ हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, तो 600 पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जो आउटर कॉलम में आ रहा है वो टैक्सेबल होते जा रहा है। क्लियर है? फिर आपको मिल रहा है हॉस्टल अलाउंस, तो ठीक है 500 पर मंथ हॉस्टल 500 पर मंथ मिल रहा है, एक ही बच्चा है, तो 12 महीने का कितना हुआ 6,000। इसमें एग्जाम कितना हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा 300 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हुआ 3,000। चलो कौन बोला 24,000, 2,400 टैक्सेबल हो गया। चलो नेक्स्ट देखते क्या मिला है। फिर आपको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,000 पर मंथ। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है तो 1200 माफ है, तो ये पूरा माफ हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला वैसे 1,000 है, और एग्जाम कितना है, एग्जाम्प्ट है
1200, लेकिन मिला तो 1000 ही है पर मंथ बोला है। चलो ठीक है, फिर तो इसको पकड़ के हम लोग चार्ज मारेंगे। 1000 तो 12 महीने का हो गया 12,000, और माइनस माफ कितना है 1200, तो 10,800 टैक्सेबल। डन। चलो फर्दर देखते क्या मिला है। लीव ट्रैवल अलाउंस कुछ नहीं बोला, तो इंडिया में घूम रहा है 5,000 मिला, 4,200 ही खर्चा किया, 800 बचा रहा था भर टैक्स। तो ट्रैवल अलाउंस वैसे मिला है कितना 5,000 ना, और कितना खर्चा किया वो माफ कर दो, 4,200। चलो फिर भाई बाकी के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा विच इज 800। डन। अब तो और कुछ नहीं मिला ना, और पूछा क्या था हमें नेट सैलरी, तो अभी तो हमें ग्रॉस मिलेगा ना ये सब ऐड करके। चलो ऐड करना शुरू करो 1,56,000 से। अरे बराबर बोल रही है ये 2,25,600। डन। अब पता नहीं तुम्हें याद भी है या नहीं है, याद है या नहीं है, क्या था इसके बाद? वेरी गुड। डिडक्शन, आगे बोलो, अंडर सेक्शन 16। क्या क्या है इसके अंदर? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 50,000। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके बारे में कुछ बताया था मैंने, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो मिलेगा। अब ये जो पढ़ा यहाँ पे तो हमें कहीं पर भी नहीं बोला कि भाई कहाँ काम कर रहा था, क्या कौन से एम्प्लॉय था, प्राइवेट था कि गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब तक बोला नहीं है तो कंसिडर नहीं करना। तो चलो ठीक है, तो ये अलाउंस नहीं मिलेगा। फिर आएगा प्रोफेशनल टैक्स, इस क्वेश्चन में ये दिया नहीं है, तो टोटल माफ कितना हो जाएगा 50,000 माफ हो जाएगा, बाकी के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो नेट टैक्सेबल सैलरी 1,75,000। डन। चलो अब फिर वो स्लैब रेट से कितना माफ है वो सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें बस कितनी अमाउंट टैक्सेबल है ये कैलकुलेट करके बतानी है। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जरा ध्यान देना, विच इज ग्रेचुटी। ठीक है, ग्रेचुटी इज नथिंग बट रिटायरमेंट बेनिफिट। जब आप रिटायर होते हो तो लमसम एक अच्छी खासी अमाउंट आपको मिलती है, अपना घर बना लो, एफडी कर लो, इंटरेस्ट खाओ, जियो, फिर मर जाओ, यही होगा ना। तो इस तरह से आपको, आपने अपनी लाइफ दी है हमारी कंपनी में काम करते हुए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कुछ देने का आपको, ताकि आपकी आगे की लाइफ अच्छी चले। तो मान लो काय काय अरे नाही असं करायचं ना दादा, इकडे मी हिलणार। चलो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन हिल गया। चलो ग्रेचुटी, अच्छा पहले तुम लोग को मैं साइड में कर देता हूँ। तुम वो लोग हो जो गवर्नमेंट के पास काम करते हैं, और ये लोग हैं जो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, अभी ग्रेचुटी ऐसे ही समझ में नहीं आ जाएगा। पहले तो तुम्हें मैं पूरे ये दायरे से ही हटा देता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ भी मिलता है ना, सब माफ है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, ग्रेचुटी मिल रहा है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। डन।
अब तुम्हारी बारी आती है, तुम हो अदर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो जब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो दो बातें होंगी, या तो होगा पोगा या होगा नो पोगा। क्वेश्चन में देंगे वो लोग, पोगा या नो पोगा। व्हाट इज दिस पोगा? पोगा इज पेमेंट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, या बोलो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। और दूसरा आ जाएगा नो पोगा, मतलब नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। ऐसा क्लियर स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। नहीं दिया, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया तो पोगा, ठीक है। अच्छा, तुम आधे लोग जो इधर आगे बैठे हैं ना, ये पोगा वाले, मतलब जब तुमको ग्रेच्युटी दी मैंने तो वो पेमेंट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, और जो बाकी पीछे बैठे हैं वो नो पोगा की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, तुम सबको दिया मैंने 22 लाख 22 लाख 22 लाख, सबको 22 लाख दे दिया, 22 लाख। हमारा काम ये नहीं है कि ग्रेच्युटी कितना दिया वो नहीं कैलकुलेट करना है, हमारा काम ये है माफ कितना। क्योंकि जैसे ही एम्प्लॉयर ने तुम्हें कुछ भी दिया तो टैक्स भरना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी अमाउंट अगर तुम्हें मिले और तुम उस पर टैक्स भर दो तो क्या फायदा। तो गवर्नमेंट बोलती है बेफिक्र रहो, हम थोड़ा सा माफ करेंगे। हम सीखने जा रहे हैं माफ कितना। अगर मुझे ग्रेच्युटी मिल रही है, अगर जैसे मैंने बताया 22 लाख, तो आप सॉल्व करते वक्त लिखोगे इनर कॉलम में मिला 22 लाख। अब इसमें माफ कितना हो जाएगा ये हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। क्लियर है? बाकी जितना बचेगा उसके ऊपर टैक्स। समझा क्या कर रहे हैं? चलो, तुम हो पोगा वाले और तुम लोग हो नो पोगा। क्वेश्चन में लिखा है तुम्हारे केस में पेमेंट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, तो माफ कितना। तो तीन चीजें आपको ढूंढनी होगी। पहला देखो यहाँ पे लिखा है एग्जम्प्ट इज द लीस्ट ऑफ, इन तीनों में जो छोटी अमाउंट होगी उतना माफ हो जाएगा। पहला अमाउंट रिसीव, बताओ कितना बोला मैंने अभी अमाउंट रिसीव? 22 लाख मिल गया, ये तो क्वेश्चन में दे दिया। मैक्सिमम कितना माफ है ग्रेच्युटी? मैक्सिमम 20 लाख माफ है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एक महीने में होते हैं 30 दिन, 4 संडे निकाल दो तो बचे कितने दिन? 26। तो हम एक्चुअली में हाफ ही निकालने जा रहे हैं, बट मैं संडे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो 15 डिवाइडेड बाय 26 आया। क्लियर? याद रखना होगा 15/26, उसे मल्टीप्लाई करो, लास्ट आपको सैलरी कितना मिला था, लास्ट कंप्लीटेड मंथ का। ये जरूरी तो नहीं है कि आप 1 तारीख को काम छोड़ो या 31 तारीख को काम छोड़ो, बीच में भी तो कभी काम छोड़ सकते हो। भाई मैं रिटायर हो गया 15 तारीख को, तो वो वाले मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मंथ कंप्लीट ही नहीं हुआ, 15 दिन काम किया। हम बात कर रहे हैं जो कंप्लीटेड मंथ होगा। तो अगर आपने 15 जून को काम से रिटायरमेंट लिया तो मुझे कौन से मंथ की सैलरी चाहिए? मई की, क्योंकि वही आपने कंप्लीटेड मंथ किया है। तो मुझे लास्ट जो आपने सैलरी ड्रॉ किया है वो, उसे मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इयर्स इन सर्विस। आप कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी सैलरी लास्ट आपको मिली थी 30,000 और आपने काम किया है 18 साल। तो चलो एक काम करो, 30,000 को 18 से मल्टीप्लाई करो और फिर 15 से मल्टीप्लाई करके 26 से डिवाइड करो। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 3,11,538 समथिंग जो भी आ रहा है, बराबर बराबर। ए बी सी, सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है? ये तो 22 लाख है ना। सबसे छोटी अमाउंट कितनी है? सी। इतना माफ होगा सिर्फ, बाकी के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं? पूछो, डाउट है तुम्हें पूछो बेटा। हाँ बेटा पूछो, डाउट है? क्लियर है? तो पूछा तो क्लियर हो गया, क्लियर ही था। क्या दिखा रहा था? अच्छा अच्छा, कैलकुलेट करके, सॉल्व नहीं कैलकुलेट कर रहे थे ना तुम। यहाँ तक समझा है? तो तुम्हें पता क्या याद रखना है सिर्फ पोगा में? ये सी, बाकी ए बी तो पता ही है। क्लियर है?
तो अब मैं जैसे ही ये वाला पार्ट सिखा दूंगा, मैं यहाँ से गायब करूंगा, फिर तुम्हें पूछूंगा, तो मैं पोगा पूछूंगा तो मुझे सी वाली कंडीशन तुम्हें बोलनी आनी चाहिए। इतनी नहीं है सिर्फ सी वाली कंडीशन, तो ध्यान देना। फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स मोर देन 6 मंथ्स इज 1 ईयर। मैंने अभी इधर कितने ईयर्स कंसीडर किए थे? 18। मान लो ये बंदे ने जब से कंपनी में लगा था 18 ईयर्स एंड 4 मंथ काम किया है, तो मैं बोलूंगा इसने नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज 18। अगर बोला है 18 ईयर्स एंड 7 मंथ काम किया है, तो मैं इसे कंसीडर करूंगा 9। अच्छा, इंग्लिश समझ गया तुमको? वेरी गुड। तो फ्रैक्शन ऑफ मंथ, इतने साल काम किया, इतने साल काम किया, प्लस ये नंबर ऑफ मंथ 6 से ज़्यादा है, तो आप इसे 18 ईयर्स की जगह 19 ईयर्स कंसीडर करोगे। समझा? मोर देन 6 मंथ्स कहा गया है बेटा, मोर देन 6 भी होगा तो ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना, ये समझा, ईयर्स का समझा। अब हम सैलरी लास्ट ड्रॉन की बात कर रहे हैं। मुझे चाहिए 1 मंथ का बेसिक और 1 मंथ का डीए, वो हो जाएगी हमारी सैलरी लास्ट ड्रॉन। सर डीए अभी अभी तो बताए थे, डियरनेस अलाउंस, तो ये 1 महीने का 13,000 और 1 महीने का 3,000, तो हो गया कितना? 16,000। तो ये होगी हमारी सैलरी लास्ट ड्रॉन। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब पोगा हो गया, तो नो पोगा देखेंगे। नो पोगा में भी हम यही चेक करने जा रहे हैं कि माफ कितना। ए बी देखने की जरूरत नहीं है, तो पता है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ए कितना है? 22 लाख, ठीक है। बी 20 लाख है, और सी कैलकुलेट कैसे होगा? हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स इन सर्विस। अच्छा, यहाँ पर 18 साल 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना, महीना गया तेल लगाने, महीना इग्नोर। यहाँ पे बोला है फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स इग्नोर। नो पोगा में जितना ईयर से वो ले लो, मंथ्स को भूल जाओ, मंथ्स मत कंसीडर करो। क्लियर है यहाँ पे? बट एवरेज सैलरी कैसे मिलेगा, तो ध्यान देना। 10 महीने का बेसिक, अभी पिछला सम दिखाया था मैंने अभी तुमको। 1 महीने का सैलरी कितना था? 13,000। तो 10 महीने का कितना होगा? 1,30,000। तो 10 महीने का बेसिक लो, प्लस 10 महीने का डीए। अभी जो पिछला सम दिखाया था, डीए कितना था 1 महीने का? तो 10 महीने का कितना हुआ? 30,000। तो 10 महीने का बेसिक लो, 10 महीने का डियरनेस अलाउंस लो, और 10 महीने का कमीशन ले लो। 3 चीजें तो ऐड करनी है। ये तो पहले भी ऐड किया है, बराबर। यहाँ पे 1 मंथ बेसिक 1 मंथ डी है, तो यहाँ पे कितना है? 10 मंथ बेसिक 10 मंथ डी है, साथ में 10 महीने का कमीशन। क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, अभी यहाँ पे मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। ये 10 मंथ्स में बड़ी दिक्कत आती है। 10 मंथ का बेसिक कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 मंथ्स का डीए, अच्छा डीए में ना 2 तरह से डीए मिलता है, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। वन इज फॉर्मिंग पार्ट और दूसरा है नॉन फॉर्मिंग पार्ट। अगर ऐसा आपको बाइफर्केट करके दिया है फॉर्मिंग नॉन फॉर्मिंग, तो डीए लेते वक्त आप कौन सा डीए लोगे? फॉर्मिंग पार्ट। कौन सा लोगे? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए। क्लियर है यहाँ पे? नहीं बोला ऐसा कुछ, तो जो दिया है वही डीए ले लो, फिर वो फॉर्मिंग पार्ट ही होगा। डन। नेक्स्ट 10 मंथ का कमीशन, ये मैंने इधर लिख दिया 10 मंथ का कमीशन। हम यहाँ पे साइन देता हूँ मैं परसेंटेज। देखो 2 तरह से कमीशन मिलती है। मान लो मेरी कंपनी में आप काम कर रहे हो, मैं पूरे टीम को एक टारगेट दे रहा हूँ। पूरी टीम, हमारा मतलब पूरी टीम को दे रहा हूँ, मतलब हमारी कंपनी का लक्ष्य क्या है। मैं बोला 1 करोड़ का सेल करो, मैं आपको 2% कमीशन दूंगा। तो 2%, 1 करोड़ का जो 2% होगा वो तुम सब में बढ़ जाएगा, हाँ या ना? ये तो परसेंटेज अचीव बाय कंपनी हुआ। अब मैं दूसरा, मैं तुम सबको कितना टर्नओवर का टारगेट दिया है? 1 करोड़ का। जिस पर्सन ने, तुम में से जिसने 20 लाख अचीव किया ना, 20 लाख का सेल, उसे मैं
3% कमीशन दूंगा अलग से। मतलब ये 2% तो मिलेगा अगर हमारी कंपनी का 1 करोड़ अचीव हुआ तो, लेकिन अगर तुमने किसी एक इंडिविजुअल ने 20 लाख का टर्नओवर अचीव किया तो मैं 3% उसे कमीशन दूंगा। तो 2 तरह से कमीशन मिलती है, एक परसेंटेज अचीव बाय कंपनी, एक परसेंटेज अचीव बाय एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम कौन सा परसेंटेज लेंगे? परसेंटेज अचीव बाय एम्प्लॉई। समझा? इतना मगजमारी होगा तो नहीं, लेकिन तुम्हें जो है कंडीशन वो पता होनी भी ज़रूरी है। क्लियर है? अब मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा तो मैं तुम्हें पूछूंगा पोगा के केस में सी कंडीशन क्या है, नो पोगा में सी कंडीशन क्या है। मंथ अगर दिया है तो पोगा में मंथ को किस तरह से कंसीडर करते हैं, नो पोगा में मंथ को किस तरह से कंसीडर करते हैं। और मैं तीसरा सवाल पूछूंगा पोगा में सैलरी किस तरह से कैलकुलेट होगी और नो पोगा में सैलरी किस तरह से कैलकुलेट होगी। मैं वापस से बता रहा हूँ 3 सवाल क्या है। मैं पूछने जा रहा हूँ पोगा के हिसाब से सी कंडीशन या नो पोगा के हिसाब से सी कंडीशन, ये मेरा पहला सवाल होगा। दूसरा, फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स का पोगा में क्या होगा और नो पोगा में क्या होगा। और तीसरा सवाल होगा पोगा में सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और नो पोगा में सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डन? आपके पास है, बाकी ये तो देखने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखा तो माफ, खत्म। डन? आपके पास है सिर्फ 10 सेकेंड, आपका समय शुरू होता है अब। पाँच सेकेंड, मेरी घड़ी थोड़ी स्लो चल रही है। 5 सेकेंड। वेरी गुड, तुमने पहले हाथ ऊपर किया। तुमने अभी ऐसा किया नहीं, प्लीज स्टैंड अप। पोगा के केस में सी कंडीशन क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाओ, सुपर। तुम नो पोगा के हिसाब से सी कंडीशन क्या थी? सुपर। तुम मुझे बताओ पोगा के केस में फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स को कैसे कंसीडर करेंगे? नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स, फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स 6 महीने, हाँ असं कर, हाँ 6 मंथ पर्यंत नहीं, मोर देन 6 मंथ्स होगा तो 1 ईयर पूरा कंसीडर करेंगे। तो 18 साल 8 महीने हैं तो कितने ईयर्स कंसीडर करेंगे? हाँ 1 ईयर 19 ईयर्स कंसीडर करेंगे। 18 ईयर्स एंड 7 मंथ्स या 8 मंथ, तो उसे हम 19 ईयर्स कंसीडर करेंगे। नहीं तो बोलेंगे 1 ईयर, सारा सत्यानाश हो जाएगा। बैठो। तुम मुझे बोलो अगर नो पोगा है तो फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स का क्या होगा? कंसीडर ही नहीं करेंगे। बराबर। तुम मुझे बताओ कि पोगा में सैलरी किस तरह से कैलकुलेट होती है? बेटा पोगा, हाँ 1 मंथ बेसिक प्लस 1 मंथ डी है, ठीक है। हाथ कांप रहे थे ना, पैर भी कांप रहे होंगे, ये मेरे को ना पूछ ले किधर। हाँ पूछूं? तो मुझे बताओ, हाँ नो पोगा में एवरेज सैलरी किस तरह से कैलकुलेट होती है? परसेंटेज अचीव बाय एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय 10 नहीं बोलना।
अब तुम बोलोगे सर क्या पागलपंती है ये, 10 महीने का बेसिक प्लस 10 महीने का डीए प्लस 10 महीने का कमीशन डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1 मंथ होता है ना, तो क्यों इतना मगजमारी लिया। हम ऐसा कर सकते हैं, एक याद बताओ, 1 मंथ का बेसिक प्लस 1 मंथ का डीए प्लस 1 मंथ का कमीशन डिवाइड, अभी डिवाइड क्यों करना जब 1 मंथ का ही लिया है, तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना, पता क्यों, पता क्यों, हाँ बोलो। नहीं बेटा 10 मंथ वो तो बोला है 10 मंथ, तो उससे मैं उसे 1 मंथ, जब मैं 10 10 10 डिवाइडेड बाय 10 कर रहा हूँ तो एवरेज 1 ही हो गया ना, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देखो पिछला 10 महीना, ईयर खत्म होता है मार्च में, फिर फेब 1 2 3 पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मार्च फेब जैन दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त, इधर है अगस्त आएगा ना, हाँ अगस्त जुलाई जून, काहे बीच में बोल रहे, रुका दिया ना। अगर मान लो यहाँ पर आपकी सैलरी आपको मिल रही थी 25,000 पर मंथ और यहाँ हो गई 30,000 पर मंथ, तो फिर सिनारियो गड़बड़ हो गया ना। तो आपको ये 1 2 3 4 5 महीने का 30,000 लेना है और ये 5 महीने का 25,000 लेना है, इस वजह से 10 मंथ लेने बोल रहे हैं कि बीच में अगर सैलरी बदल गई तो, अगर सैलरी बदली नहीं, सैलरी इंक्रीज ही नहीं हुई, हाँ तो फिर कोई टेंशन नहीं, समझा। चलो हमने देखा है ग्रेचुटी के बारे में, अब ग्रेचुटी का मैं अलग से ही तुम्हें कुछ सर्टन सम्स लूंगा ग्रेचुटी कैलकुलेट करने का। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि आपको बोल दिया होगा कि ग्रेचुटी आपको मिला है 8 लाख जिसमें से 3 लाख माफ, खुद ही बोल देंगे 3 लाख माफ, तो सीधा ठीक है ना, 8 में से 3 लाख माइनस करो, बचा हुआ लिख दो टैक्सेबल। और कई बार कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेशन तो मैं तुम्हें ग्रेचुटी अलग से एक एक सम 2 4 सम और लेके करवा दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा 2 कॉन्सेप्ट बचा है, पेंशन और वीआरएस, ठीक है। तो ये सम लेते हैं, फिर पेंशन लेंगे, फिर वीआरएस लेंगे, फिर तुम कोई टेंशन नहीं लेना। देखते क्या, Mr. Prashant is working as a planning and development engineer with Shriram Agencies during the year he received basic salary मिल रहा है, बोनस मिल गया, he was reimbursed with medical expenses amounting to rupees 21,000, पहले होता था मेडिकल reimbursement में माइनस एक 15,000, बट जब से इन्होंने आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 किया है तो वो बेनिफिट भी इसी के अंदर कंसीडर हो गया है, तो जो मिला ये पूरा टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा मेडिकल। फिर बोला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर ऑन हिज बिहाफ बाय द एम्प्लॉयर वाज रुपीज 19,600 और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर 10,000। आपको परक्यूसिट वैल्यू मिला है गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का। ये सब में हमने एक्चुअली में सीखना क्या है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम और मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम। रीजन, ये दोनों चीजें कौन भर रहा है, बराबर, ये हमारा मेन फोकस है, ये सब में देखना। अब जरा मैं पहले बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, फिर सब में कैसे करेंगे वो देखना। देखो जिस भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं तो एक रूल है गवर्नमेंट की तरफ से, एम्प्लॉयर को बोला गया है अपने हर एक एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस कराना होगा, कंपलसरी है। तो आपकी सैलरी में नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, मेडिकल इंश्योरेंस। आपके मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं भर रहा हूँ, कल को तुम्हें कुछ भी होता है, बीमार होते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो तुम्हारा जो भी इलाज का बिल होगा उस आपको मेडिकल इंश्योरेंस से पे कर दिया जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा। आप खुद भी पर्सनली ले सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है, जब फ्री में मिल रहा है तो क्यों लेंगे। अगर मैं किधर काम पे नहीं हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं अपनी जेब से मेडिकल इंश्योरेंस करवाऊंगा, उसका प्रीमियम मैं भरूंगा। एग्जाम्पल बता, आप देखो आपका मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉयर भर रहा है, ये तो रूल के थ्रू है, कंपलसरी है, तो आपकी सैलरी में नहीं आएगा। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई रूल नहीं है, हमें गवर्नमेंट ने नहीं बोला हमारी कंपनियों की आप अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस कराओ, कंपलसरी। लेकिन फिर भी अगर मैं किसी एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस कराता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट आपको मिलेगा, तो आपकी सैलरी में वो प्रीमियम का खर्चा आएगा। क्लियर है यहाँ पे। बस 2 चीज पूछ लूँ मैं तुमसे,
पूछूं? एक और बार बताऊं? बड़ा शाणे हैं। मैंने तुम सबका मेडिकल इंश्योरेंस कराया। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ। तुम कौन हो? मैंने तुम सबका मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, जो भी प्रीमियम है मैंने भरा। क्या तुम्हारी सैलरी में आएगा? नहीं आता तो है, तुम्हें बोल दिया ना नहीं आएगा। क्यों? कंपलसरी है। ठीक है, क्यों क्यों तेरे लगाने का नहीं आएगा ना सैलरी में। अब दूसरी बात, मैंने इसका 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 और उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरा। तुम्हारी सैलरी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ऐसा कंपलसरी रूल कुछ भी नहीं है। तो मैं किसी इंडिविजुअल का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता हूँ तो तुम्हारी सैलरी में आएगा। एक चीज और बता देता हूँ फिर, मैंने पूरे ग्रुप का एक साथ इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस पूरे ग्रुप का, एक का नहीं, तो नहीं आएगा। क्योंकि मुझे क्या मालूम उसमें से एक का कितना है, एवरेज वेवरेज करके थोड़ी करेंगे। अब मैं पूछूं? ठीक है बेटा, तुम बताओ, अगर मैंने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में आएगा कि नहीं आएगा? एक का ही निकाला है, आएगा तो आएगा। और मैं सबका निकालेगा इंश्योरेंस तो नहीं आएगा। गुड़ा, मैंने सारे एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, तो तुम सबके सैलरी में आएगा नहीं आएगा? समझ में आ गया? बस यही था। तो चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये कौन है? मिस्टर प्रशांत। अच्छा ठीक है, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ध्यान दो, आ गया है तो फिर बातें कर लेते हो। बेसिक सैलरी, अच्छा फटाफट कैलकुलेट करके दे। बेसिक सैलरी 12 महीने का कितना? तो फिर कैलकुलेटर पकड़ा क्यों? मैं बोलेगा तो करने का मतलब कुछ भी। हाँ? देखो यहाँ पे पर मंथ नहीं कहा है, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई मत करो, ये होता है टेस्ट में ही ऐसा करके दिखा दोगे। हाँ, बोली बोली और सुनी बातों पे विश्वास मत करो, जो लिखा हो उस पर ध्यान दो। तो आपको यहाँ पे बेसिक 1,50,000। डन, आगे बढ़ते। फिर बोनस मिला है और रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। बोनस और रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। एक सवाल पूछने जा रहा हूं मैं। बोनस मिला है आपको 10,000 और 21,000 का मेडिकल रीएम्बर्समेंट। ये 10,000 का बोनस और 21,000 का मेडिकल रीएम्बर्समेंट। चलो मुझे कोई बता दो व्हाट इज मेडिकल रीएम्बर्समेंट। मैंने बताया है पहले, 4 सम कराए थे तब मैंने बताया था रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। नहीं, मेडिकल एक्सपेंस और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक ही है कि अलग है? अलग है, पक्का? बी कॉन्फिडेंट। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंस अलग है कि एक ही है? अलग है, क्यों? प्रीमियम हर साल भरना है और मेडिकल एक्सपेंस बीमार होने पे भरना है, बराबर ना? एक्सपेंस अलग है, खर्चा। आप सर्दी जुकाम बुखार होता रहता है, एक दिन के लिए आप एडमिट हो जाते हो, कभी कभी ग्लूकोज चढ़ा के आते हो। और ऐसे ऐसे एम्प्लॉय आते ना, बोलते हैं हम तो बीमार थे, तो मैं बोला जब डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके आ, अगर बीमार है तो तेरी सैलरी काटूंगा। ये डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके आता है, साला बिल भी ले आता है, बोलता है ये मेरा मेडिकल का खर्चा हुआ था, मैंने दवाइयाँ खरीदी थी, एक एक दवाई है 500 रुपए की, 3 खरीदी 1500, वो हो गया। हॉस्पिटल वाले ने सलाइन चढ़ाया 5,000 वो दिया, वो भी दो फिर। अरे मतलब क्यों? फिर सामने से बोलता है क्यों आपने मंगाया नहीं मेरे से मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेरा बिल भी भरो। मैं बोला नहीं भरूंगा, बोलता मैं छोड़ दूंगा काम। मैं बोला मैं भरता हूँ। काम से काम छोड़ के जाएगा तो बहुत
परेशानी होती है बॉस को, नए को सिखाओ, ट्रेनिंग दो, वो 2-3 महीने सीखेगा, पकड़ की पगार लेगा, जमा तो ठीक, नहीं तो छोड़ के चले जाएगा। मतलब रे वो बीमार, ले मेरे से पैसा। मतलब पहले उसने अपनी जेब से मेडिकल एक्सपेंस भरा, बिल मुझे दिया और मैंने फिर उसे पैसा दिया। दिस इज रीएम्बर्समेंट। पहले तुम भर दो, हम रीएम्बर्स कर देंगे। समझा? चलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे और क्या मिला है? लाइफ इंश्योरेंस सैलरी में आएगा कि नहीं आएगा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ लिखा है तो तुम बोल रहे हो आएगा, तो फिर ये बताओ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब तो मैंने दोनों लिखे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, नाम लो उसका। मेडिकल कंपलसरी तो है नहीं, अगर मैं किसी इंडिविजुअल का कराता हूँ तो मेडिकल इंश्योरेंस 19,600 प्रशांत की सैलरी में दिखाई देगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपकी सैलरी में नहीं दिखाई देता। समझा कि नहीं समझा? तो बस यही दो चीज आपको सिखानी थी इस क्वेश्चन में। डांस। चलो आगे बढ़ते। फिर मिल रहा है क्या? परक्विजिट। तुम्हारे घर का गैस का बिल मैं भर रहा हूँ, तुम्हारे घर के पानी का बिल मैं भर रहा हूँ, और क्या दे दिया है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं भर रहा हूँ। यूज कौन कर रहा है? तुम। खर्चा कौन झेल रहा है? मैं। दिस इज परक्विजिट्स फॉर यू। तो तुम्हारे लिए अगर मैंने कुछ खर्चा पे किया है तो वो आपकी सैलरी में आएगा, बिकॉज रूल कहता है एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज योर सैलरी। तो वैल्यू ऑफ गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। डन। और तो कुछ नहीं मिला है तो इसका टोटल कर दो। कितना? 2,12,600। अब इसमें क्या करेंगे आगे? लेस सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी फिलहाल तो 50,000 है। अभी जो बजट पास हुआ है निर्मला सीतारमण ने इसे 75,000 कर दिया है। चलो अभी वो अगले साल वालों के लिए काम आएगा, तुम्हारे लिए नहीं। फिर आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा और ना ही एंटरटेनमेंट मिला है। फिर आएगा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स ये भी नहीं दिया है तो माफ हो जाएगा 50,000। बाकी के ऊपर भरो टैक्स 162। दिस इज योर नेट टैक्सेबल सैलरी। डन। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। नहीं नहीं बोले मैं क्या पूछा? हाथ के बीच में आपसे। अच्छा, पेंशन बहुत सिंपल। मेरा एक एक सवाल है, दादा व्हाट इज पेंशन? मिठाई के बाद? क्या बोला? रिटायर के बाद। हाँ तो ऑब्वियसली रिटायर होगा तो मिठाई भी तो बांटते हैं ना। आइए आइए, स्वागत है आपका। चलो अच्छा अच्छा अच्छा, पहले तो आगे बढ़ने से पहले, पेंशन सिखाने से पहले कुछ तो डिस्कस कर लें। जब भी आप टैक्स के बारे में बात करते हो, टैक्स का कैलकुलेशन करते हो, तो हमारा जो ईयर होता है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? अप्रैल से। और ख़त्म कब होगा? मार्च में। जुलाई, अगस्त, वेरी गुड, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जान, फेब और मार्च। ठीक है। अब मेरा सवाल है, जैसे बोला सवाल है सब नीचे देखना शुरू कर देते हैं। तुम बताना मेरे को। ठीक है। अगर मैंने रिटायरमेंट लिया 31 अक्टूबर को, तो मुझे पेंशन कितने महीने का मिलेगा? 5। कौन से 5 महीने बोलो? ये सही बोल रही गलत बोल रही? बोल। मैंने बोला कि 31 अक्टूबर को रिटायर हो गया मैं, तो पेंशन कितने महीने का मिलेगा? साल भर का रहता है ना पेंशन, जिंदगी भर मरने तक मिलता है, बराबर। तो ये साल, वो तो मरने के बाद अगले साल तक कैलकुलेट करेंगे ना। ये साल जब मैं रिटायर हुआ हूँ, कितने महीने का पेंशन मिलेगा? कौन से 5? ये जो इसने बोला नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पक्का? अरे हाँ या ना तो बोल। पूरा गाँव हाँ बोल दिया, तू नहीं बोल रहा है। चलो, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। ये मंथ में क्या मिल रहा था फिर? बराबर। तो आपकी जो भी सैलरी होगी उसमें ये भी जुड़ जाएगा, बराबर है। अगले साल मुझे फिर पेंशन मिलेगा पूरे 12 महीने का। इसे भी क्या बोलेंगे? सैलरी। हाँ। पेंशन क्यों मिल रही है? क्योंकि आप एम्प्लॉय थे ना उस कंपनी के। तो ये कौन से हेड में आएगा? सैलरी में ही आएगा। समझा कि नहीं? बस इतना समझ गया तुम्हें आगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक ग्रेचुटी क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है। अब जा देखो, पेंशन दो तरह से कैलकुलेट हो, हम लोग देख रहे हैं। एक तो अनकम्यूटेड और एक है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब है हर महीने 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 आपको पेंशन मिल रहा है। तो जितना मिल रहा है उस पर टैक्स भरो, फिर चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तुम नॉन गवर्नमेंट हो, सबको पर मंथ अगर मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा। समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे मैंने बाइफर्केट तो नहीं किया ना गवर्नमेंट और प्राइवेट। लेकिन जो कम्यूटेड है, मतलब लमसम चाहिए कि भैया महीना महीना मत दो, एक साथ दे दो। तो फिर मुझे देखना है कि वो बंदा कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो जो भी गवर्नमेंट को जो भर भर के मिलता है ना, वो पूरा माफ है, फुली एग्जेम्प्ट। लेकिन अदर्स को दो बातें होंगी। पहले चेक करना होगा क्वेश्चन में ग्रेचुटी मिला है कि ग्रेचुटी नहीं मिला। ग्रेचुटी मिला है तो 1/3 माफ, ग्रेचुटी मिला है तो, और ग्रेचुटी नहीं मिला है तो हाफ माफ। लेकिन मैंने एक वर्ड बहुत लिखा है वहाँ पे, अच्छा 1/3 या हाफ किसका? टोटल। क्लियर? अब जरा ध्यान दे। हुआ क्या, तुम सब एक साथ रिटायर हो गए लो, ठीक है। तो मैं 10,000 रुपया पेंशन दे रहा हूँ। फिर उतने में ये उठ के आता है और मुझे बोलता है कि सर ऐसा मुझे महीना महीना मत दो, किसी काम नहीं आ रहा मेरा पैसा, मुझे गांव में बंगला बांधना है, तो तुम डिसाइड कर लो मैं कितने साल जीऊँगा, मुझे एक साथ दे दो पैसा। इसको बोलते हैं कम्यूटेड। इसको बोलते हैं, समझा अभी कम्यूटेड क्या होता है? एक साथ मांग रहा है। मैं बोलते ऐसा मत कर, एक साथ पैसा लेगा तो तेरे जो घर पे बच्चे होंगे उनको इतना पैसा दिखेगा, वो ले लेंगे और तो फिर घर के बाहर हो जाएगा। घर पे टीवी चालू होगा, तेरे हाथ में रिमोट भी नहीं देंगे। देखो चाय पीना रहेगा तो बोलेंगे किचन में पड़ा, चल ले आ। बेफ को बना के ले लेंगे। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? महीने महीने आपको पेंशन लेना चाहिए कि लमसम लेना चाहिए? लमसम लेना चाहिए कि महीने महीने? महीने महीने लेना चाहिए, थोड़ा सेफ है ना। महीने महीने अगर 20,000 रुपये पेंशन आएगा तो हाथ में रिमोट रहेगा,
चाय भी टेबल पे आएगा, खाना भी तेरी पसंद का बनेगा। मैंने कहा बुड्ढा पैसा दे रहा है, यही बोलेंगे ना। अब जरा ध्यान देना, महीने महीने का छोड़ दो, महीने महीने का जो मिल रहा है वो टैक्सेबल कर देंगे। हम बात करेंगे कम्यूटेड की। मैं बोला तेरे को फिर भी अगर चाहिए तो मैं एक आइडिया देता हूँ। बोला बताओ। अरे मेरे को लगता है तू और 20 साल जिएगा, तो 20-20 हज़ार रुपये मैं तुझे पेंशन दे रहा हूँ, तो एक काम कर, ये लमसम पकड़ 30 लाख, ये 30 लाख बनता है तेरा। मैंने देख 30 लाख मत ले, तो 15 ले ले, आधा। तो बोलता क्या फ़ायदा। बोला देख अब तक तेरे को हर महीने कितना पेंशन मिल रहा था, 20-20-20-20, लमसम तेरा कितना बन रहा है, 30 लाख। तेरे को खास ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो जो तेरा टोटल बनता है ना 30 लाख, उसका आधा ले ले। तो बोलते सर फायदा तो बताओ इसका। तो भाई जैसे ही तू आधा ले लेगा, तो अब देखो आगे के मन से 20-20 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 10-10-10-10 पेंशन मिलेगा, क्योंकि तूने लमसम कराया और आधा ही लिया है, तो आधा तुझे 10-10 हज़ार मिलता रहेगा। ये बेनिफिट है क्या नहीं। तो अच्छा खासा अमाउंट भी आ गया, और देखो महीने महीने पेंशन भी मिल रही है, भले कम मिल रही है। क्लियर है। अब मेरा एक सवाल है, इसका टोटल कितना बन रहा था, लिया कितना, 15 कम्प्यूटेड हो गया, बराबर। मान लो इसको ग्रेचुइटी मिला है, तो 15 में से कितना माफ हो जाएगा, 1/3 किसका, 15 का नहीं, टोटल 30 का। तो 30 का 1/3 10 लाख, हाँ, तो 15 में से 10 माइनस 5 के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। चल दूसरा सिनेरियो, इसका 30 लाख रुपया टोटल बन रहा था, इसने 50% कम्यूट कर लिया, 15 लाख इसके हाथ में आ गया। जैसे इसके पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट खड़ी हो गई, लाओ टैक्स। तो ये बोलता भैया मेरे को तो ग्रेचुइटी भी नहीं मिला, तो ग्रेचुइटी नहीं मिला, तो चलो आधा माफ। इसको मिला कितना, 15, टोटल कितना बन रहा था 30, 30 का आधा, तो 15 में से 15 माइनस, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। आप समझा पेंशन क्या होता है, नहीं समझा। देखो इसको, इसका टोटल पता कितना बन रहा था, टोटल कम्यूटेड 30 लाख, ठीक है। इसने कम्यूट किया और बोलता मुझे 50% दे दो, मतलब 15 लाख मिला। जो मिला गवर्नमेंट खड़ी होगी आगे, टैक्स दो। तो गवर्नमेंट ने तो बोला ना माफ भी करेंगे 15 में, जो तुम्हें हाथ में पैसा मिला उसमें माफ भी करेंगे। माफ कितना करेंगे, आधा। आधा किसका, टोटल का, 30 लाख का। 30 लाख का टोटल का आधा 15, आपको मिला 15, माफ हुआ 15, तो कुछ भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर सम पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान दो, मिस्टर ए को पेंशन मिल रहा था फ्रॉम 1 अगस्त, मतलब जुलाई में रिटायर हो गया रहेगा, क्योंकि अगस्त से पेंशन मिल रहा है। कितना मिल रहा था पता, 20,000 पर मंथ। डन। इसने बोला कि पेंशन को कम्यूट कर दो, और कितना कम्यूट कर रहा है, 50%। तो बना कितना, वैसे 30 लाख बन रहा था टोटल, वैसे कितना बन रहा था टोटल, 30 लाख, लेकिन हमने इसे कितना दिया, 15 लाख, बराबर। टोटल बन रहा था 30, इसने 50% कम्यूट किया, तो इसे मिला 30 लाख। डन। तो चलो अब मैं जब सैलरी का फॉर्मेट बनाऊंगा, जो मंथली है पेंशन, जो अनकम्यूटेड था, ठीक है। अब जो ध्यान देना, इसने कम्यूट का रिक्वेस्ट पता कब दिया, इसने बोला कम्यूट, इसको अगस्त से मिलना शुरू हुआ, 1 जनवरी से कम्यूट हुआ उसका 31 दिसंबर को, और अगले महीने से उसे आधा आधा मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि आधा उसने लमसम किया।
तो मतलब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक कितना मिल रहा उसे? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। और जनवरी से कितना मिलेगा? 10,000, 10,000, 10,000। तो जो अनकमिटेड था मंथली, वो उसे अगस्त से लेके दिसंबर तक 20,000 मिल रहा था। 1, 2, 3, 4, 5 महीने, तो ये तो 1 लाख हो गया। और जनवरी से लेके ईयर एंड मार्च तक उसे कितना मिल रहा था? तो 3 महीने का। ये तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ना, क्योंकि मंथली है। जो मैंने कहा था, अनकमिटेड जो रहेगा वो पूरा टैक्सेबल होगा, फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ना हो। अब हम इसकी बात करते हैं। अब इसे पेंशन कम्यूट करके कितना मिला? 15 लाख, बराबर। इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो ग्रेच्युटी मिला है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड है, ठीक है। तो 1/3 माफ की हाफ माफ? ग्रेच्युटी मिला है तो 1/3 माफ, बराबर। तो ग्रेच्युटी रिसीव है तो पेंशन कितना माफ हो जाता है? 1/3। अब तुम मुझे बताओ 1/3 इस 30 लाख का कि 15 लाख का माफ होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला था, टोटल आपकी कम्प्यूटेड वैल्यू कितनी बनती है उसका 1/3 माफ। तो बताओ 30 लाख का 1/3 कितना? तो 30 लाख का 1/3 होता है 10 लाख। ये माफ हो जाएगा और 5 लाख के ऊपर जो टैक्स भरेगा इसे भरना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा ये पेंशन? कोई डाउट है? पूछो। कौन है जिसको कुछ नहीं समझे? अच्छा, कौन है जिसको पूरा समझ गए? हाँ, 10 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख रूल के हिसाब से माफ हो रही है। नहीं तो अगर ये रूल होता ही नहीं तो बेचारा पूरा 15 लाख के ऊपर टैक्स भर देता। रूल है कि भैया 1/3 ऑफ टोटल माफ हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 1/3 निकाला टोटल का, तो फिर वो 10 लाख माफ हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब सम देखते हैं तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा सम में किस तरह से दिया होगा इन्फॉर्मेशन, कैसे सॉल्व करना है। ये ग्रेच्युटी, पहले पेंशन का सम लेते हैं फिर ग्रेच्युटी सॉल्व करेंगे। ध्यान दो। मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम एक्स लिमिटेड ऑन 30th जून 2023 को। मिस्टर ए ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये रिटायर कब हो रहा है? 30 जून। मतलब यहाँ पे तो जुलाई से पेंशन मिलना शुरू। He joined the company on 1st April 2014। 2014 से काम कर रहा है इस कंपनी में। He gets pension 2,000 per month up to 30th नवंबर तक। 2000, 2000, 2000 और 2000 मिलते रहा, बराबर। He requested for commutation, बोलता है लमसम कर दो of 50% his pension। यहाँ से अब कम्यूट हो गया। कितना परसेंट कम्यूट हुआ है? 50%। और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसको लमसम कितना दे दिया है? 75,000, बराबर। तो तुम मुझे बताओ दिसंबर से उसे कितना पेंशन मिला होगा? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, बराबर है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो कंप्यूट इज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। अब सैलरी क्या ही कैलकुलेट करें, हमारे पास तो पेंशन की इंफॉर्मेशन है। बोलते हैं इफ ही हैज रिसीव 50,000 एज ग्रेच्युटी, जो पूरा का पूरा माफ है। तो पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखूंगा इसे सबसे पहले क्या मिला है।
इसको मिला है ग्रेचुटी, कितनी मिली है ग्रेचुटी, और पूरा माफ है ना, तो ठीक है, ग्रेचुटी मिला 50,000 और लेस एग्जाम कितना है, एग्जाम्प्ट है पूरा 50। तो भाई इस गरीब को ग्रेचुटी के ऊपर तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब आती है बारी किसकी, पेंशन की। पेंशन अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे पेंशन कम्यूटेड, बराबर। अब मुझे ये तो मालूम है कि इसको कम, ये पेंशन मंथली है, ये पेंशन लमसम है, तो रिसीव कितना हुआ और एग्जाम कितना हो जाएगा ये हमने देखना है, ठीक है। रिसीव इतना मुझे पता है 50% हुआ है, और कितना मिला 50%, बराबर। अब पेंशन जो मंथली है, मंथली हमें पता है जून जुलाई से लेके नवंबर तक 5 महीने 2-2 हज़ार मिला है, तो जुलाई से लेके नवंबर तक 2,000 मिला है। 5 महीने हुए ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 5 महीने का कितना हो गया, 10,000, बराबर। और फिर दिसंबर से मार्च तक 1,000 मिला, दिसंबर से मार्च 1,000 पर मंथ मिल रहा है, तो 4 महीने का कितना हुआ, 4,000। अब जो मंथली मिल रहा है ये तो पूरा टैक्सेबल है, बराबर। अब तुम मुझे बताओ इधर 1/3 माफ होगा कि हाफ माफ होगा, 1/3, 1/3। यहाँ पे माफ कितना होगा पेंशन, 1/3 की हाफ, 1/3। क्यों, ग्रेचुटी मिला है, ग्रेचुटी मिला है तो 1/3 माफ हो जाएगा। 1/3 किसका, टोटल का। आपको मिला कितना, कितना परसेंट है, तो टोटल कितना हुआ 100%, 1 लाख। ये समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। मैंने क्यों क्यों मैंने 75,000 का डबल कर रहा हूँ, क्यों मैं 1,50,000 ले रहा हूँ, क्योंकि 75,000 तो 50% है। हम 75 का थोड़ी 1/3 कैलकुलेट करेंगे, हम तो टोटल का करेंगे। तो जब 50% 75 तो ऑब्वियसली बात है 100% उसका डबल 1,50,000 होगा, तो इसका 1/3 माफ हो जाएगा। तो 1,50,000 का 1/3 कितना, पूरे 50,000, तो 50 माइनस, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 25,000। समझा कि नहीं समझा। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, इसकी ग्रॉस सैलरी दो, नेट मत दो, क्या बताओ, सिर्फ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में जो जो मिला है जोड़ दो, दो ही तो चीजें हैं, 39,000। समझा, क्लियर है अभी। अब हम देखते हैं ग्रेचुटी। ग्रेचुटी को मैंने समझाया था तुम्हें, पोगा नो पोगा, ठीक है। चलो, मिस्टर प्रशांत मैनेजर ऑफ कूल लिमिटेड रिटायर हो रहा है 31 जैन 2024 को आफ्टर 20 इयर्स एंड 11 मंथ्स ऑफ सर्विस। हमें तो पहले क्वेश्चन रीड करके ढूंढना है, पोगा बोला है कि नो पोगा बोला है, ठीक है। कुछ नहीं बोला होगा तो पोगा। अब आपको दिया है, देखो क्वेश्चन तो दिया है इन्होंने नो पोगा के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि डेटा आपको इस तरह से दिया है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। अब देखो ये रिटायर हुआ है 31 जैन, मतलब अप्रैल में ये काम कर रहा था,
मई में भी काम कर रहा था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन तक इसने काम किया। तो कितने कौन से मंथ काम नहीं किया? ये फेब और मार्च काम नहीं किया। तो भाई इसने कितने महीने काम किया फिर? 10 मंथ्स काम किया। ठीक है, अब बोल रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 10 मंथ्स ही वाज ड्राइंग बेसिक सैलरी ₹35,000। कितने अच्छे, 10 महीने का हमको चाहिए क्योंकि ये नो पोगा है। तो आपको एवरेज सैलरी कैसे मिलता है? 10 महीने का बेसिक, 10 महीने का डीए और 10 महीने का कमीशन डिवाइड बाय 10। तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी बात की उन्होंने, 10 महीने का दे दिया है क्या? 10 महीने का दिया बेसिक। आगे डियरनेस अलाउंस ऑफ ₹1000 पर मंथ दिया तो 10 से मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं 50% एलिजिबल फॉर, मैंने आपको बोला था इसमें 2 बार दी होगी, फॉर्मिंग पार्ट, नॉन फॉर्मिंग पार्ट। बराबर, हमें कौन सा चाहिए? तो इन्होंने बोला आधा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, मतलब फॉर्मिंग पार्ट, और आधा नॉन फॉर्मिंग। तो मैं 1000 डीएनएस अलाउंस लूंगा कि आधा? आधा 500 लूंगा। ठीक है, आगे आगे He also received commission of 5,000 during this period. During this period मतलब 10 महीने का। 1% of the turnover achieved by him. अब यहाँ पे टर्नओवर दिया नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्नओवर इज रुपीज 10 लाख। उसने 10 लाख का टारगेट अचीव किया तो उसे मिल जाएगा क्या? 1% उसका कमीशन। तो जरा निकालो टर्नओवर 10 लाख का 1%। ये काय के लिए करना है? इन्होंने अमाउंट दिया, मैं भी क्या कर रहा हूँ। इन्होंने क्लियर बोल दिया कमीशन 5,000 मिल रहा है जो कि 1% है, और वो अचीव किया है टर्नओवर इसने खुद ने। तो अमाउंट क्यों निकालना जब दे दिया अमाउंट? तो ठीक है, आगे ग्रेचुटी मिला है 88,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, कितना टैक्सेबल होगा? तो ध्यान देना, सबसे पहले कौन है ये? मिस्टर प्रशांत। इसे इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, इसमें आ जाएगा ग्रेचुटी। इसे ग्रेचुटी मिला है कितना? 88,000। अब इस ग्रेचुटी में से माफ कितना है हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ग्रेचुटी में माफ कितना है हम वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कौन सा वाला फंड है ये? नोप होगा, मैं यहीं पे वर्किंग नोट कर देता हूँ, नोप होगा। तो यहाँ पे 3 चीजें ढूंढनी हमने। ए, अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट रिसीव किया इसने? 88,000। बी, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख। सी, टू एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस। बराबर, तो सॉल्व तो मैं कुछ हद तक कर लूंगा। यहाँ पे हाफ, एवरेज सैलरी नहीं पता है मुझे लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स तो पता है। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स कंसीडर नहीं होगा क्योंकि नो होगा। तो कितने साल काम किया इसने? तो मुझे नंबर ऑफ ईयर्स तो पता है 20। बचा क्या? एवरेज सैलरी निकालना। तो एवरेज सैलरी मिलता है, एक सेकेंड ना, हाँ, एवरेज सैलरी इज इक्वल्स टू 10 मंथ का बेसिक प्लस 10 मंथ का डीए, डीए कौन सा? फॉर्मिंग पार्ट, प्लस 10 मंथ का कमीशन डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब रही बात 10 मंथ बेसिक, वो तो क्लियरली क्वेश्चन में बोला था 10 मंथ का बेसिक कितना है?
35,000, तो हमने लिखा 10 मंथ का बेसिक है 35,000 प्लस 10 मंथ का DA। अब ये यहाँ पे आपको DA 1,000 दिया है पर मंथ, लेकिन 50% ही लेंगे हम सिर्फ, तो 500 पर मंथ इंटू 10 मंथ। मैं लिख थोड़ी ना सकता हूँ, आपने आगे पर लिखेंगे ना, आगे के स्टेप में। प्लस 10 मंथ का कमीशन भी 5,000 दे दिया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब 10 महीने ही काम किया ना ये साल उसने, तो ये 5,000 कमीशन 10 महीने की हुई। अब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। पहले इसे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो ये आ गया 35,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका एवरेज सैलरी कितना हो? 4,000। तो लो हो गया सॉल्व, 4,500। अब करो कैलकुलेट, 4,500 को 20 ईयर से मल्टीप्लाई करो, उसका हाफ निकालो, तो ये आ गया आपका 45,000। डन। अब यार ध्यान दो, लीस्ट है ना, लीस्ट ऑफ exempt is the least of, ध्यान दो, लीस्ट ऑफ A B C। सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है A B C में? 45,000। तो लो भाई 45,000 माफ हो जाएगा, तो बचा कितना? 40। देखो अभी तक आपको ये जानना जरूरी है कि ये पेंशन और ग्रेचुटी किस तरह से कैलकुलेट होती है। जब हम लोग कंप्यूटेशन वाले सम लेंगे तो ऐसे सिनेरियो भर भर के आएंगे, तो उस वक्त पे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने सीखा, समझा इसे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने खत्म किया हमारा सैलरी का पार्ट। $35,000 पर मंथ दिया था। अब जान दो हमने सॉल्व कर दिया है ना, तो तभी नहीं बोली, अभी बोल रही है। 10 महीने हो गया ना, सॉल्व ही कर दिया हमने पूरा। मैं थोड़ा नींद में है ना। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। आपको पता है आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना है। आपको 5 हेड ऑफ इनकम सीखने हैं। पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पबजी पीजीबीपी बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस की इनकम, चौथा कैपिटल गेन, और पांचवा अदर सोर्स। आपको ये पांचों हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करने आने चाहिए। हमने क्या सीख लिया, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा इसमें। अब जरा ध्यान दो, कैसे पता चलेगा एक पर्टिकुलर इनकम सैलरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ऐसा कुछ कंडीशन दिया होगा, तो वो इनकम कहाँ जाएगी, सैलरी के हेड में। डन, क्या चला। चलो ध्यान दो, फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी। जब मेरे पास कोई घर पड़ा है और मैं भाड़े पे दे रहा हूँ उसे, रेंट कमाऊंगा, तो मुझे मालूम पड़ता है कि वो कौन सी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी। जब मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, नेट प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, तो ये कौन सा प्रॉफिट इनकम है। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है उसे मैं बेच रहा हूँ, या मेरे पास कोई शेयर है उसे मैं बेच रहा हूँ, उस पर जो फायदा होता है तो वो कैपिटल गेन। अब ऐसी कोई इनकम जो ना सैलरी है,
ना भाड़े की इनकम है, ना बिजनेस है, ना कैपिटल गेन है, तो उस इनकम को हम क्या कहेंगे? अदर सोर्स। ठीक है। अब उस अदर सोर्स में कौन से टाइप की इनकम आ जाती है? देखो एग्जांपल दे दिया है। आपने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स में, डिविडेंड कमा रहे हो। ये डिविडेंड कमाना क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ क्या? क्या वो भाड़ा मिल रहा है? क्या वो बिजनेस है किसी का डिविडेंड कमाना? तो ऐसी कोई इनकम नहीं है, तो फिर वो कौन सी इनकम है? अदर सोर्स। गिफ्ट ले रहे हो, गिफ्ट मिल रहा है, तो गिफ्ट कहाँ से होगा? फ्रेंड से मिल गया। अरे तुम्हारे जेब में, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया ना, तो गवर्नमेंट पहले ही शुरू हो जाती, लाओ टैक्स। तो तुमको प्रूफ करना होगा ये कौन सी टाइप की इनकम है। आगे लॉटरी। अब ये मत पूछना क्या होता है, कहीं भी मार्केट वार्केट के स्टेशन पे लगा रहता है स्टॉल, अभी तो पता नहीं लगते क्या नहीं लगते, या तो ऑनलाइन। ए लॉटरी का नाम बोलो कोई, एक तू खेलता रहेगा। डायमंड 10 का 3। सुपर लोटो करके होता था पहले। अब अब माड़ा माड़ा के लॉटरी मत कह देना, सोरठ। चलो है। हाँ हाँ हाँ, पहले होता था, मैंने सुना वो ऐसे स्क्रैच कार्ड आता था ऐसा कुछ। चलो कुछ नहीं मिलता था, तेरे को मिला 5। हाँ ऐसा कुछ बोल दो बस लग जाते उसी चीज में, ये लॉटरी इकड़े। चलो नेक्स्ट, और क्या होती है? इंटरेस्ट कमाना। देखो मैं अगर बैंक में अपना पैसा एफडी कर दूं और मुझे उधर से इंटरेस्ट आ जाए ना महीने का 4-5 लाख रुपए, तो मैं सब काम छोड़ दूं। 5 लाख में मस्त जिएंगे, हर महीना 5-5 लाख आए, तो ये कोई बिजनेस तो हुआ नहीं किसी का, तो ये तो अदर सोर्स। अगर मैं किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, तो ये भी मेरा अदर सोर्स। गिफ्ट लॉटरी से। अच्छा एक आध कोई आइटम और बता दो, क्या होता है अदर सोर्स? मैं देखूं सही तुम्हें पता है कि नहीं अदर सोर्स इनकम क्या होती है, बोलो। प्रसाद, कुछ तो बोलिए। प्रसाद खाना वो फ्री है, गिफ्ट नहीं होता वो। अच्छा बताओ। हाँ, बेटा इनके अलावा बोल रहा हूँ, घूम फिर के यही मत बोलो मुझे। अरे बोलो एक आध इनकम। तो इधर पॉकेट मनी नहीं मिल रही है, इनकम कहाँ से बताए? अच्छा तुम मुझे बताना ये अदर सोर्स है क्या नहीं। रॉयल्टी, फिर मैं पूछूंगा क्या होती है रॉयल्टी। पूछूं, बताओ। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। मैंने एक बुक लिखा, बागबान जैसी, और पब्लिशर को दे दी, भैया इसको मस्त प्रिंट प्रिंट कर और इसको बेच। तो जितनी बुक बेचेगा उस पर मुझे कुछ सर्टन, अगर वो 100 रुपए की बुक बेच रहा है तो हर बुक पे पीछे मुझे 20-20 रुपए देगा, दिस इज रॉयल्टी। अच्छा ये भी अदर सोर्स है। रेंट मिल रहा है मुझे, रेंट, तो ये तो हाउस होल्ड, हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तो हाउस प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन आप जरा ध्यान से सुनना, इसका एक घर है, मैंने इससे भाड़े पे लिया, मैं बोला कितना भाड़ा लेगा, बोलता 20,000। मैं बोला दे मुझे रहना, मुझे चाहिए, बोलता ले लो सर। अब मैंने क्या किया, वो घर किसी और को भाड़े पे दे दिया 30,000 में, मेरे को मिल गया बकरा, मैंने 30 में दिया। तेरे को क्या चाहिए? तेरे को 20 चाहिए ना, तू आना नहीं घर पे मेरे कभी इधर आ, जब तक एग्रीमेंट नहीं खत्म होता है। ठीक है। तो क्या हुआ, एक तरफ से मुझे 30 आया और उसमें से मैंने 20 इसको दे दिया, मैं मस्त घर पे बैठा 10,000 कमा रहा हूँ। तो ये हो गई अदर सोर्स। इसको बोलते हैं नाम, ये ब्लैक क्या होता है भाई? ये ब्लैक नहीं होता, लीगल है भैया। ठीक है सुनो। अच्छा अब ये इनकम को बोला जाता है सबलेटिंग ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? सबलेट, सबलेटिंग। ठीक है। चलो तो अब तुम्हें एक आइडिया लगे। अभी ना हमें बहुत सारे मल्टीपल आइटम दिए होंगे क्वेश्चन में, जैसे कि ये सब ऐसे, तो हमें से बताना इनमें से अदर सोर्स कौन सा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ गिफ्ट का।
क्योंकि यही अदर सोर्स में यही एक जानना जरूरी है, ध्यान देना आप। गिफ्ट दोस्त से मिल गया, अच्छा वो हार्दिक पांड्या का बड़ा केस सुना था ना, उसने उसने क्या किया था पता, जो भी पैसा कर रहा कमा रहा था, वो देखो मम्मी के नाम पे करेगा तो वो क्लबिंग हो जाएगा, वो गिफ्ट दे रहा है, तुम्हारा प्रॉपर्टी भी तुम्हारा, इसके ऊपर की कमाई भी तुम्हारी, वो इस तरह से दे रहा है, तो उसने गिफ्ट के तौर पे दे दिया, तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, उसकी मम्मी की, तो कुछ देना ही नहीं पड़ा, जो भी है रीजन, मतलब ये एक एग्जाम्पल था, गिफ्ट किया, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह से गिफ्ट मिले, जैसे मैरिज के टाइम पे मिले, और स्टेज पे लास्ट में खड़े रहते हैं, पावती मिलता है, वो नहीं है, वो नहीं, वो तो कैश में मिला ना, तुम बताओगे ही नहीं किसी को, कोई अच्छा है, थोड़े थोड़े अच्छी जगह पे रहते हो तुम लोग, साउथ बॉम्बे साइड में, तो उधर ऐसे कोई पावती नहीं देता है, सीधा बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट में देते हैं, ये ले, अरे अभी वो उसका शादी हुआ था अंबानी का लड़के का, कोई कार दे रहा है, कोई डायमंड का रिंग दे रहा है, कुछ ना कुछ घड़ी दे रहा है महंगी महंगी, तो भैया उसकी वैल्यू है, तो ऐसी महंगी महंगी चीजें ये होती है गिफ्ट। बोला शादी में खड़े पावती आ रही है, वो सब नहीं काउंट होता है, वो कैश है, कैश में तो आप सामने आने ही नहीं दोगे, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो अगर 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 किसी को शादी के टाइम पे कोई गिफ्ट मिला है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तेरी शादी में मैंने तेरे को 1 करोड़ का कार गिफ्ट कर दिया, तो तेरे को गवर्नमेंट आ जाएगी ना घर के बाहर खड़ी, ला टैक्स ला, 1 करोड़ कहाँ से लाया, तो बोला वो सर ने दिया गिफ्ट, तो मुझे पकड़ेंगे, अब तू बता तू 1 करोड़ कहाँ से लाया, तेरा सरदर्द नहीं है वो, जिसने गिफ्ट दिया उसका सरदर्द है, वो कहाँ से लाया 1 करोड़। तो याद रखना, अगर शादी के टाइम पे आपको गिफ्ट मिला है तो टैक्सेबल नहीं है। विल वसीयत से मिल रहा है, ट्रस्ट से मिल रहा है, ट्रस्ट मालूम है ना, ट्रस्ट से तुमने हाथ पर गिफ्ट मिल गया, फिर उसके बाद में इनहेरिटेंस, इंग्लिश आई है, अरे वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी, समझिए ना। और अगर रिलेटिव, रिलेटिव आपको दादा दादी, हाँ वो देखो वो हमारे दादा दादी गरीब है, क्या कर रहे, ठीक है, अमीरों के दादा दादी अच्छा खासा दे के जाते हैं पैसा, ठीक है, तो आपने वो क्या करने, अब नाम याद रखो बस, इन लोगों से गिफ्ट मिला ना तो टैक्स नहीं लगेगा, फिर करोड़ों की अमाउंट क्यों ना हो, समझा। 5 नाम आपको याद होने चाहिए, 5 नाम। वो इनहेरिटेंस बोलना चाहे तो बोल देना पीढ़ी दर पीढ़ी जो मिलता है। चलो मैं अभी यहाँ से हटाता हूँ, फिर पूछता हूँ। चलो ठीक है, रटते रहो। एक सेकंड, ये फॉर्मेट बना नहीं है तो फटाफट सम हो जाएगा। चलो ठीक है, बेटा तुम बोलो, तुम बोलो कि गिफ्ट कौन से जरिए से मिले तो टैक्स नहीं लगता। ट्रस्ट, मैरिज, पीढ़ी बाय पीढ़ी, इनहेरिटेंस, विल, रिश्तेदारों से।
बस अरे जरूरी थोड़ी नाम परफेक्ट अपने पता होना चाहिए ये चीज़ों पे गिफ्ट नहीं। चलो अब देखते हैं इसको, मैं थोड़ा सा एक दो बना लेता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन ही गिफ्ट का रखा है, स्टार्ट करते हैं। डिस्कस दी टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉर इंडिविजुअल केस, मतलब 1 2 3 4 इंडिविजुअल है उसके हिसाब से। इफ एम रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट 2 अप्रैल, मतलब हाँ 2023-24 में मिलना चाहिए, पहली बात तो ये है। 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में होना चाहिए। क्या ये 23-24 के बीच में सब? चलो अच्छी बात है। ही गेट्स, एम को गिफ्ट मिला है, ही गेट्स गिफ्ट ऑफ 50,000 फ्रॉम अ फ्रेंड ए। क्या ये टैक्सेबल होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? हाँ क्या बोला? विल कहाँ लिखा बेटा? विल, अरे विल मतलब वसीयत, तू चाहत की बात कर रहा है। ठीक है चलो है, बस हो गया। ठीक है ना, तुम लोग को भी ऐसे डाउट आ सकते हैं, तो ठीक है ये टैक्सेबल है क्या? नहीं, नहीं। क्यों? अरे टैक्सेबल नहीं होगा जब इन पांचों में से केस होगा। तुम मुंह उठा के नहीं, इन पांचों में से है क्या? क्या ये रिलेटिव है? क्या ये शादी में आया है? विल है, ट्रस्ट है, इनहेरिटेंस है, तो फिर ये टैक्स भरो इसके ऊपर। फ्रेंड ने फ्रेंड को दिया तो यहाँ पे फ्रेंड लिखा है क्या? हाँ तो गिफ्ट मिला है, पैसा मिला ना, भर टैक्स अदर सोर्स में। नहीं नहीं, जिसको मिला, जिसको मिला वो टैक्स भरेगा। नहीं चाहिए? अरे 50,000 में कितना ही भर देगा? 50,000 में अगर तू सबसे बड़े स्लैब में भी गया तो 30% भरना है, तो बाकी का तुम्हें फायदा तो है ना। और फोकट की चीज कोई ना नहीं बोलता है। आगे बढ़ते, चलो चलो। नहीं बेटा, हम बताएंगे, आपस में नहीं। सेकंड, he gets a gift of 10,000 from his colleague B। आप पूछोगे सर कलीग क्या होता है? ऑफिस में जो साथ में काम करते हैं वो कलीग्स हो गए, मतलब दोस्त, फ्रेंड। टैक्सेबल होगा कि नहीं? काहे नहीं होगा बे? होगा टैक्सेबल। मैं पूछूंगा टैक्सेबल है कि नहीं, तो तुम याद करिए पांचों में से है, इन पांचों में से नहीं तो टैक्सेबल। ठीक है, उल्टा सोच रहे तुम। आगे, he gets a न्यू ईयर गिफ्ट, सी से मिल रहा है। अरे मैं तुमको एक चीज बताना ही भूल गया, रुको 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 रुको, ये मालूम है मेरे को, सुन। चलो ध्यान दो, एक चीज बता, इन सब के अभी घाई गड़बड़ में ना तुम लोग हंसा दिया ना मेरे को, मैं भूल गया। एनी गिफ्ट रिसीव अपार्ट फ्रॉम अबाव, उन पांचों को छोड़ के कहीं से भी गिफ्ट मिले, अप टू ₹50,000 माफ है। 50,000 तक कोई गिफ्ट दे देना तो माफ, 50 के ऊपर 1 रुपया भी दिया ना टैक्स। अच्छा 50,000 के ऊपर 1 रुपया भी ज्यादा दे दिया तो टैक्सेबल। वो 1 रुपया के पूरा 50,000 एक, पूरा 50,000 एक पूरा। वो बेकार लोग होते जो जानबूझ के 1 आध रुपये ज्यादा का गिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, हाँ शगुन के चक्कर में टैक्स लग गया ना। चलो चलो अब देखते, आप समझा? अब देखते। ठीक है, ये पांचों में से नहीं है, पांचों में से नहीं है, लेकिन अमाउंट तो 50,000 तक है ना, तो ये इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। है कंडीशन नहीं बताया था ना तभी। हाँ अभी ठहर जा, और लाता हूँ मैं गिफ्ट। आगे आगे, he gets a gift 10,000 from colleague। अब ये कलीग उन पांचों में से तो नहीं है, ना ये फैमिली, ना ये रिलेटिव है, ना विल, ना ट्रस्ट, ना मैरिज।
बट ये अमाउंट 50 से नीचे है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब मिल रहा है न्यू ईयर गिफ्ट मिल रहा है मिस्टर सी से, बेकार इंसान, 1 रुपया ज्यादा दिया तो पूरे 50,000 एक के ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये बर्थडे पे मिल रहा है, बर्थडे पे गिफ्ट मिल रहा है, पूरा 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 अमाउंट पे कितना लगेगा हमको उससे मतलब नहीं, कितना टैक्स इस पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो अमाउंट हमने फाइंड आउट करके दे। ये बर्थडे पे टैक्स, बर्थडे पे गिफ्ट मिला है, बर्थडे बोला है, मैरिज नहीं बोला है, ठीक है। तो देखो बर्थडे बोला है, मैरिज नहीं, मतलब उन पांचों में से नहीं है तो ये टैक्सेबल के केस में आता है। अगर 50,000 के ऊपर होगा तो ये 50 के ऊपर है। अच्छा तुम्हें पता था ना, मेरे एक सवाल का जवाब दो, कोई बीच में बोलेगा नहीं। मैंने गिफ्ट दिया 20,000 रुपए का मैरिज एनिवर्सरी पर, अब बताओ टैक्सेबल होगा कि नहीं? पहले तो बताओ उन पांचों में से है क्या नहीं? क्यों? एनिवर्सरी है, मैरिज नहीं बोला। फिर देखो माना जीनियस है, मैरिज बोला होना चाहिए। मैरिज एनिवर्सरी हर साल मंगाएगा फिर हर साल गिफ्ट लेगा, मैरिज एनिवर्सरी काउंट नहीं होगा। मैरिज होगा तो टैक्सेबल नहीं है, समझा? तो चलो इसे लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 4 केसेस है तो ध्यान दो। अब मैं वो नाम भी इतना लिख के टाइम पास नहीं करूंगा। 1 2 3 4 और जो भी 4 आइटम है वो तुम पूरा स्टेटमेंट ऐसे लिख देना। पहले 2 के ऊपर टैक्स नहीं है, बाकी दोनों के ऊपर टैक्स है। 50,000 एक और 1,00,000, 50,000 एक और 1,00,000। तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विच इज 1,50,001। इसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब वो मत बोलो स्लैब रेट के नीचे के ऊपर है, हमने बता दिया इस पर टैक्स लगता है इतनी अमाउंट पे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। कितने क्वेश्चन है? 5 ही है सर, हाँ 5 ही। ध्यान से सुनना, मिसेस बाटली बॉय देना है। मिसेस बाटली बॉय इज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ इन एमके कॉलेज। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये नौकरी पे? कहाँ पे? मतलब एमके कॉलेज इसका बॉस है। एमके कॉलेज जो भी देगा वो क्या होगा? सैलरी। और एमके कॉलेज के बाहर से अगर कुछ मिले तो वो अदर सोर्स। आगे बढ़ते हैं। The particulars of her income for the year ending 31st March 2024 are as follows. सैलरी हम क्या ढूंढने जा रहे हैं यहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये सैलरी में आएगा तो हमारे अदर सोर्स में तो आ नहीं रहा है। रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स 25,000, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स 25,000, क्या ये अदर सोर्स है? लेकिन बेचारे ने रॉयल्टी कमाने के लिए एक्सपेंस ऑन टाइपिंग एक्सेट्रा वर्थ 2,000। हाँ अगर आप कोई लीगल इनकम कमा रहे हो तो आप उसके ऊपर एक्सपेंस माइनस कर सकते हो। तो इसकी इनकम 25,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा, बाकी की अदर सोर्स 23,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा अदर सोर्स में। डन। आगे, ऑनरेरियम रिसीव फ्रॉम अ मैनेजमेंट। ऑनरेरियम मतलब विजिटिंग, आप आओ हमारे यहाँ पे आके ज्ञान दो, हम आपको 5,000 की एनवेलप में डाल के दे देंगे। दिस इज ऑनरेरियम। ऑनरेरियम रिसीव फ्रॉम द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एज अ विजिटिंग लेक्चरर 3,000। ये ऑनरेरियम मिल रहा है किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, है तो ये एमके कॉलेज का एम्प्लॉय। मिसेस बाटली बॉय एमके कॉलेज में काम करती है,
बट वो किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गई, वहां पे कुछ ज्ञान दिया, 3,000 रुपया मिला। क्या ये अदर सोर्स है? हाँ, क्योंकि उसका बॉस तो नहीं है ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो किसी और से पैसा मिला है तो ये अदर सोर्स। लेकिन कन्वेंस फॉर इन्वेस्टिंग द इंस्टीट्यूट, मतलब वहाँ पर जाने के लिए आपका खर्चा 200 हुआ है, इसका मतलब आपकी लीगल इनकम थी 3,000, उसमें से 200 का खर्चा माइनस, तो अदर सोर्स में टैक्सेबल। डन। आगे बढ़ते, एग्जामिनरशिप फीस फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 1,000। पेपर चेक कर रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के। मिसेस बाटली भाई का बॉस कौन है? मुंबई यूनिवर्सिटी तो नहीं है ना बॉस, इसको पैसा मुंबई यूनिवर्सिटी से मिल रहा है। क्या ये अदर सोर्स होगा? तो ये भी अदर सोर्स इनकम है। डन। आगे, अब ये फैमिली पेंशन का फंडा में सिखाता हूँ। फैमिली पेंशन का भी ये जो रेट है बताने जा रहा हूँ वो चेंज हुआ है। 1/3 है या 15,000, वो मैं बताया था अभी कैसे। तो जगह है किधर? ठीक है ना। व्हाट इज फैमिली पेंशन? ध्यान से सुनना। तुम मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, रिटायर हुए, मैं पेंशन तुम्हें दे रहा हूँ हर महीने। तुमने काम किया मेरे इधर और तुम्ही को पेंशन मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्लियरली सैलरी में डाल देंगे क्योंकि ये एम्प्लॉय को डायरेक्टली मिल रहा है एम्प्लॉयर से। व्हाट इज फैमिली पेंशन? तुम चल दिए, अब वो पेंशन तुम्हारे वाइफ को मिल रहा है, तुम्हारी फैमिली को। क्या वो लोग मेरे पास काम पे थे क्या? नहीं। तो यही पेंशन जब आपके फैमिली को मिलनी शुरू हो जाती है तो वो बन जाती है फैमिली पेंशन। हाँ, अदर सोर्स, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं। लेकिन अब वो फैमिली को मिल रहा है तो उस पर कैसे टैक्स लगाएं? तो थोड़ा सा माफ किया, पूरा नहीं। गवर्नमेंट कहती है 1/3 जो भी आपको मिला, 1/3 कितना मिला? 42 ना। जरा 42,000 का 1/3 निकालो। तो 1/3 या 15,000, 1/3 जो आपका 14,000 आया वो, या 15,000, दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सी है? उतना माफ हो जाएगा। 1/3 या 15,000 विच एवर लोअर, ये आपकी पेंशन में से माइनस कर देंगे। समझा? तो चलो अब देखते हैं क्या है। तो ये पेंशन का 1/3 हम कैलकुलेशन वहां पे कर देंगे सॉल्यूशन में। ये भी अदर सोर्स है। आगे, शी रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड, एक टीचर को मिलता है 10,000 फॉर द बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट से कुछ भी मिले उसमें टैक्स नहीं लगेगा। डन। तो चलो हम लेते हैं यहाँ पे रॉयल्टी। रॉयल्टी मिला था 25 और उसमें 2 माइनस, तो यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन 2। पहला मिला है रॉयल्टी, मिला है 25, उसमें से माइनस एक्सपेंस। नहीं, वो यूनिवर्सिटी उसका पार्ट है, प्योर गवर्नमेंट से नहीं है वो। तो यहाँ पे 2,000 एक्सपेंस माइनस, तो आपका रॉयल्टी 23,000 टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या मिला है? ऑनेरियम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से 3,200 रुपये खर्चा हुआ। ऑनेरियम रिसीव फ्रॉम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कितना मिला था इसे? 3,000, और इसका खर्चा हुआ था एक्सपेंस 200, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 2,800। आगे बढ़ते हैं। फिर मिला है एग्जामिनरशिप फीस मुंबई यूनिवर्सिटी से 1,000 टैक्सेबल, तो 1,000 एग्जामिनरशिप फीस मिला।
मुंबई यूनिवर्सिटी से, टैक्सेबल हो गया पूरा। उसके बाद फैमिली पेंशन, हाँ अब कैलकुलेट करते हैं। 42,000 ऑन डेथ ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड के जाने के बाद एम्प्लॉयर ने उसके फैमिली को दिया, तो ध्यान देना फैमिली पेंशन मिला है आपको 42,000। अब लेस एग्जेम्प्ट या तो 15,000 और जो मिला है आपको 42 उसका 1/3 14, इन दोनों में से जो लोअर होगा, अरे हाँ मालूम है, तो 15 और 14 दोनों में से लोअर क्या है 14, तो ये 14 माफ हो जाएगा। बाकी बचा हुआ टैक्सेबल कितना 28,000। डन। फर्दर फिफ्थ हो गया, सिक्स तो है ही नहीं, वो तो द्रोणाचार्य अवार्ड गवर्नमेंट से मिला तो वो एग्जाम खत्म। टोटल कर दो 54, ये हो गई आपकी इनकम फ्रॉम ठीक है। तो चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब आपको पता, देखो ऐसा अदर सोर्स के लिए स्पेसिफिक एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि अदर सोर्स कौन सी होती है। कंपटीशन के वक्त ये सब मिक्स होके आता है, तो ऐसा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं पर भी एग्जाम में। तो अब इसको सॉल्व करने से अच्छा क्या टैक्सेबल है क्या नहीं टैक्सेबल है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिस्टर दिलीप। हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम, हमारे देश में अगर हम एग्रीकल्चर से कुछ कमा रहे हैं तो वो माफ है। तो यहाँ पे पहला ही आइटम दिया है, पहला आइटम क्या दिया है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड एंड, इस पर टैक्स लगेगा। बट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन नेपाल, अब नेपाल की में जाके एग्रीकल्चर करके पैसा कमा रहे हो ना, भरो यहाँ पे टैक्स। हमारे देश का एग्रीकल्चर माफ है। डन। आगे लॉटरी मिला, लॉटरी अदर सोर्स है हाँ, लेकिन अब जरा ध्यान देना, हमें अदर सोर्स में कोई भी इनकम हो वो ग्रॉस चाहिए। सर ग्रॉस, कुछ भी टैक्स विक्स कटने से पहले। इसे मिला है नेट 50,000 और टैक्स डिडक्ट हो गया है 20,000, तो इसका टोटल कितना था, तो 50 + 20 हम लिखेंगे कितना 70,000। समझा, हमें अदर सोर्स में सारी अमाउंट ग्रॉस चाहिए। डन। आगे, अच्छा लेकिन उसने बोला था ही परचेज द लॉटरी वर्थ 3,000। देखो 70 में से 3,000 माइनस, ऐसा तुमने कहा। अब मेरी बात सुनो, रॉयल्टी से मैंने पैसा कमाया, अगर रॉयल्टी कमाने के लिए मैं कोई खर्चा करता हूँ तो वो माफ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि लीगल इनकम है। लॉटरी में खरीदूंगा, कंफर्म जीतूंगा क्या, लक बाई चांस। ये लक बाई चांस वाली इनकम के ऊपर आप कभी भी खर्चा माइनस नहीं करोगे, समझा। रॉयल्टी तो पक्का है ना, मैंने बुक लिखा वो तो बिक रही है और लीगल इनकम है। ये फालतू की जो इनकम होते हैं, लॉटरी, हॉर्स रेस, कैमल रेस, ऐसी सब इनकम में से खर्चा माइनस। ये बोलता है 3,000 का लॉटरी खरीदा था, वो भी तो माइनस करो भाग, ये माइनस नहीं होगा, बाकी पूरा 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा, समझा। आगे, ही रिसीव रिफंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मेरा एक कॉन्सेप्ट तुम, मैं तरीका जो बता रहा हूँ इस तरह से याद रख लो, कभी भूलोगे नहीं। गवर्नमेंट से कुछ भी मिले माफ, सिवाय दो चीज़ के, एक इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट। नहीं पूरा लिखा नहीं है, आ रहा हूँ। गवर्नमेंट से कुछ भी मिले तो माफ है, सिवाय दो इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड
देखो मेरा टीडीएस कट रहा था, मैं कहीं से तो इनकम आ रही थी, मेरा टैक्स कट रहा था, गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा था। फाइनली जब एंड हुआ साल, मैं स्लैब रेट में बैठ ही नहीं रहा हूँ, मैं एक सर्टन अमाउंट के नीचे हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती तुमको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला ओ पक्का? बोलते हाँ। मेरा वो जो मेरे को पैसा मिल रहा था ना इनकम, ऑलरेडी टैक्स कट कट के आपके पास जमा है, वापस दो। तो वो गवर्नमेंट बोलती हाँ वापस लो। तो जब कैलकुलेट किया तो टैक्स था उसके ऊपर 20,000। मुझे 20,000 वापस मिलेगा ना, बराबर है? मुझे 20,000 वापस मिला। तो गवर्नमेंट ने बोला अभी इतना दिन हमने तुम्हारा पैसा अपने पास रखा है, तो लो 20,000 के ऊपर 3,000 हम आपको इंटरेस्ट भी देते हैं। इतने अच्छे, बराबर है कि नहीं? तो देखो जब मुझे रिफंड मिलेगा, रिफंड क्या है? रिफंड तो मेरा ही पैसा मुझे वापस मिल रहा है ना, ये तो इनकम ही नहीं हुई। लेकिन जो रिफंड मिल रहा है टैक्स का, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरा अदर सोर्स है और इस पर टैक्स लगेगा। और एक दूसरा चीज इंटरेस्ट, कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो एक डायलॉग याद रख लो, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इज माफ, सिवाय इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये गवर्नमेंट से मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट से मिल रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। समझा? तो अब पढ़ते हैं हमारा स्टेटमेंट। He has received refund from income tax department pertaining to the हमारा assessment year 24-25। आपका इनकम टैक्स आपको वापस मिला है 2,000 और उस पर इंटरेस्ट मिला है 500। तो हमें कौन सी अमाउंट से मतलब है? हमें मतलब है 500 से। डन। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट टैक्सेबल है, लेकिन कितना? 500। कोई दिक्कत? चलो कैलकुलेट करते हैं। 10,000 प्लस 70,000 प्लस 500 कितना? 85,500। 85,500। अरे 80,500 असं बोललं तो हाँ, जाऊ दे, भाड़ू क्या उसको बोलते, भांडू नको। चलो थर्ड हो गया, फोर्थ दो ही सम बाकी है, अभी फटाफट कर लेते हैं। मिस्टर धर्मराज सबमिट द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या ये अदर सोर्स है? हाँ या ना? डिविडेंड मिल रहा है मुझे 7,000। पहले डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है। तो 7,000 पूरा टैक्सेबल, लेकिन बैंक चार्जेस लगा है डिविडेंड कलेक्ट करते वक्त 1,000। तो भाई ये 7,000 है, इसमें से 1,000 का बैंक का चार्जेस माइनस किया तो 6,000 ही टैक्सेबल होगा। तो ये भी टैक्सेबल है, अदर सोर्स। आगे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये तो गवर्नमेंट हो गया, और गवर्नमेंट से कुछ भी मिले तो माफ, सिवाय इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड और इंटरेस्ट ऑन, ये तो दोनों में से कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या? माफ। फिर बोला है रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ ए फ्लैट 10,000 और रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज 6,000। तो बताओ इसकी इनकम कितनी हुई? मतलब मैंने भाड़ा मतलब सबलेट किया फ्लैट और मुझे मिल रहा है 10, उसमें से मैंने ओनर को कितना पे कर दिया? तो 10,000 माइनस 6,000, तो आपकी सबलेटिंग इनकम हुई 4,000। समझा? तो ये भी टैक्सेबल। तो चलो ऐड करते हैं, 19,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, ये हो गया 29,000। डन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये सब तुम्हारे इसमें आ चुकी क्वेश्चन है एग्जाम में।
मिस्टर झेंडे पाटिल इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, कोई नौकरी एग्जाम दे के पास थोड़ी हुआ है। गवर्नमेंट ये जो होते हैं एमपी एमएलए, इन लोगों को टैक्स नहीं लगता है, लेकिन फालतू की इनकम कमाओ उस पर टैक्स लग जाएगा। समझा? आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ऑनरेरियम फॉर लेक्चर ऑन टुडेज पॉलिटिक्स सीन एट अ टाइगर क्लब 1000। अरे पढ़ा लिखा एमपी है और ये जाके किसी टाइगर क्लब में जाके उसने पॉलिटिक्स के बारे में लेक्चर दिया, उसको 1000 रुपये मिला, टैक्सेबल है अदर सोर्स में। समझा? क्योंकि टाइगर क्लब इसका बॉस नहीं है। आगे, रॉयल्टी फॉर द बुक, बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है ये, डेमोक्रेसी एंड इंडिया, इसके रिगार्डिंग उसने एक बुक लिखी। कितना कमाया, लेकिन उसने स्पेंड कितना किया टाइपिंग के लिए, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 5000 में से 1000 माइनस, तो 4000 टैक्सेबल। डन। फिर आगे, रिसीव एन अवार्ड कृषि रत्न ₹10,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। फॉर यूजिंग एडवांस मेथड ऑफ फार्मिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, हिज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर उसी से था 40,000। वर्ड दे दिया है, उसके थ्रू है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट से मिल रहा है, और गवर्नमेंट से कुछ भी मिले तो दूसरी तरह से देखा जाए, अगर उस सेंटेंस के हिसाब से चलो तो एग्रीकल्चर के ऊपर इंडिया में माफ है। डन। तो चलो, तो ये तो टोटल कितना हुआ? हो गया खत्म। डन। तो चलो, ये सिर्फ ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बेसिक आपको बताना चाहिए था कि कल को अगर जब मैं कंपटीशन के एग्जाम लूँ तो उस वक्त में अगर मैं तुमको पूछूं कि भैया बताओ ये अदर सोर्स है या नहीं हो, ऐसे मत देखते रहना। तो अब तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, तुम जवाब प्रॉपर दे पाओगे। ठीक है? तो चलो, यहाँ होता है हमारा अदर सोर्स खत्म।